हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी मौलिक अधिकार, जो कि कोर्स 2 के यूनिट 2 का ही एक टॉपिक है। शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित संवैधानिक मूल्यों की आलोचनात्मक समझ मौलिक अधिकार के संदर्भ में। अगर आप बीएड के सिलेबस को हिंदी में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ साथ आपको बीएड के नोट्स भी वहां उपलब्ध हो जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो भारत को, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, कि भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है, जिसमें भारतीय नागरिकों के चहुमुखी विकास के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, किंतु 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। मौलिक अधिकार भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। इन अधिकारों के माध्यम से नागरिकों को वे स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं जिनसे उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके तथा वे सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। कोई भी सरकार आपातकाल के अतिरिक्त इन अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है। अब मौलिक अधिकारों को देखते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं। समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 to 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 to 22 में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 to 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 to 28 में है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन 29 to अनुच्छेद 29 to 30 में किया गया है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 to 35 में किया गया है। अब हम एक एक करके इन अधिकारों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं और फिर अंत में देखेंगे कि किस तरह से इन अधिकारों का शिक्षा के उद्देश्यों से संबंध है। तो सबसे पहले जो है वो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 to 18। तो समानता लोकतंत्र की आधारशिला है, अर्थात सभी व्यक्तियों को समान माना जाएगा तभी तो लोकतंत्र सफल होगा। भारतीय समाज की विषमताओं को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने इस अधिकार को सबसे ऊपर रखा है। यह अधिकार भारतीय नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। इसमें सबसे पहले है विधि के समक्ष समता, अर्थात कानून, जो जिसे हम कहते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में कि कानून के समक्ष समता। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में है। इसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। जाति, धर्म, लिंग, जन्म, स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समता के अधिकार में ही है नेक्स्ट, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर विभेद का प्रतिबंध। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नागरिकों को दुकान, जलपान गृह, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पर जाने से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक नागरिक कुएं, तालाब, स्नान घाट आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात कानून के समक्ष भी सभी समान हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थल के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वे जो भी सार्वजनिक स्थल हैं उनका प्रयोग एक समान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, समानता के अधिकार में ही है
लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात ये जो है लोक नियोजन, ये इसका वर्णन अनुच्छेद आर्टिकल 16 में किया गया। इसके अनुसार सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ स्थान आरक्षित रखे जा सकते हैं। हमने पढ़ा था समता समानता वाले टॉपिक में कि समानता के लिए आवश्यक है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसे थोड़ा सा अधिक सुविधा दिया जाए, तभी वो अन्य वर्ग जो कि विकसित कहे जाते हैं उनके समक्ष आ सकते हैं, तभी समानता स्थापित की जा सकती है। इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारे समाज में अभी है ना ST SC OBC, और फिर महिलाओं के लिए भी, क्योंकि ये भी पिछड़ी हैं शिक्षा के मामले में, तो इन्हें कुछ आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत। इसका वर्णन अनुच्छेद आर्टिकल 17 के तहत किया गया है। इसमें समानता को स्थापित करने के लिए अस्पृश्यता को समाप्त, अर्थात जो छुआछूत की भावना थी ना हमारे प्राचीन समाज में, जो 4 वर्गों में बटा था, तो शूद्र वर्ग के लोगों के साथ छुआछूत मानकर उन्हें अस्पृश्य समझा जाता था, तो उसी को अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। छुआछूत समाप्त करने के लिए अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। नेक्स्ट है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 के द्वारा उपाधियों तथा सम्मान देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। केवल सैनिक एवं शिक्षा संबंधी, यहाँ डबल हो गया है, शिक्षा संबंधी उपाधियां राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। भारत में कार्य करने वाला अभारतीय, अर्थात जो विदेशी भी बिना राष्ट्रपति के अनुमति के विदेशों से उपाधियां तथा सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार से जो अंग्रेजों के ज़माने में उपाधियां देने की व्यवस्था थी, राय बहादुर और क्या, वो सब बंद कर दिया गया, वो सब हटा दिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अभी तक हम लोग देख रहे थे समानता का अधिकार। अब जो मौलिक अधिकार है दूसरा, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 19 to 22 में किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 to 22 में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका वर्णन आर्टिकल 19 के 1 भाग क में किया गया है। इसमें भारत सभी नागरिकों को विचार व्यक्त करने और भाषण देने तथा प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, अर्थात भारत का जो भी नागरिक है सब अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण तथा निरायुध सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसका वर्णन भी आर्टिकल 19 में ही है 1 ख में। इसमें प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वह अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्ण तथा बिना अस्त्र शस्त्र के सभा या सम्मेलन कर सकता है। जितनी भी सभाएं या सम्मेलन की जाती है समाज में, उसकी स्वतंत्रता है, किंतु उसमें अस्त्र शस्त्र लेकर सभा सम्मेलन नहीं करना है। नेक्स्ट है संस्था और संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों को संस्था या संघ बनाने की भी स्वतंत्रता दी गई है और इसी स्वतंत्रता का आश्रय लेकर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है या फिर विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक संघों दलों का गठन किया जाता है। स्वतंत्रता के अधिकार में ही नेक्स्ट है देश के भीतर, अर्थात पूरे देश में सर्वत्र भ्रमण की स्वतंत्रता। इसके द्वारा भारत के सभी नागरिकों को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार दिया गया है। इसी अधिकार के तहत हम कहीं भी जाना चाहते हैं तो आराम से टिकट लिए और घूमने चले गए। नेक्स्ट है भारत के किसी भाग में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता। इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति कहीं निवास कर सकता है या बस सकता है, किंतु जनता के हित में तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों के
संरक्षण के लिए इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अभी के समय में क्या हो रहा है कि बच्चे पढ़ते कहीं और हैं, फिर जब उन्हें जॉब लग जाती है वो किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो फिर वहीं पे ज़मीन फ्लैट खरीद के वहीं बस जाते हैं। तो ये जो अधिकार है ये इसी मौलिक अधिकार का उपयोग वो करते हैं। किंतु जैसे यहाँ दिया गया, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो जो सेंटी एक्ट के द्वारा हम देखते हैं कि कुछ जमीनों पर प्रतिबंध है, उसे सामान्य जाति के लोग नहीं खरीद सकते, तो वो उनके संरक्षण के लिए, उनके हित के संरक्षण के लिए इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। नेक्स्ट है कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो अपनी इच्छा अनुसार भारतीय नागरिक कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में इस पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अर्थात हमारे देश का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है, परंतु इसमें भी राष्ट्र हित के विरोध में जो व्यवसाय या व्यापार है उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे बहुत लोग देखते हैं नोट छापने का व्यापार शुरू कर देते हैं, बहुत लोग बॉम्ब बनाने का, पिस्तौल इत्यादि बनाने का कार्य शुरू कर देते हैं, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता है जब तक कि वह अपराध करते समय स्थापित कानून का उल्लंघन नहीं करता। अर्थात उस समय जो कानून है उसका उल्लंघन अगर वो नहीं कर रहा है तो किसी भी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अपराधी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि कोई भी अगर अपराधी पकड़ा जाता है तो उसे 24 घंटे से ज़्यादा थाना में नहीं रखा जाता है, उसे 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए अपील करने का अधिकार है। यहाँ होगा अपील करने का अधिकार है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर किसी कारणवश पुलिस के कहे थाना में चला गया या उस पर कोई केस हो जाता है जो कि उसने वो गलती नहीं की है, तो पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नागरिकों को, प्रत्येक नागरिक को अपने शरीर एवं प्राण की रक्षा के लिए विदेश भ्रमण, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने, यातना न दिए जाने, वकील, मित्र तथा परिवार से मिलने, दोष मुक्ति के बाद भी कारागार में रखने के विरुद्ध प्रतिकार एवं जीविकोपार्जन का अधिकार है। अर्थात आप देखते हैं ना कि जैसे कि कोई दोषी है, अगर वो जेल में है और उसे कोई बीमारी है तो अपने शरीर एवं प्राण की रक्षा के लिए वो इंडिया में कहीं भी जाके इलाज करा सकता है, जरूरत पड़े तो विदेश में भी जाके इलाज करा सकता है। अगर वो कानूनी सहायता मतलब पैसा या फीस देकर अपने लिए वकील नहीं रख पा रहा है तो निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार है, और अपने वकील से मिलने का उसे अधिकार है, मित्र परिवार से मिलने का अधिकार है, और दोष मुक्ति के बाद भी अगर उस व्यक्ति को जेल में या कारागार में रखा जाता है तो उसके लिए भी उसे अपील करने का, उसका विरोध करने का अधिकार है, उसे जीविकोपार्जन का भी अधिकार है। तो ये थे स्वतंत्रता संबंधी। अच्छा, एक और है शिक्षा का अधिकार। इसके अनुसार राज्य 6 to 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो ये हमारे संविधान में ही लिखा हुआ, इसका प्रावधान किया गया है। अब जो थर्ड है मौलिक अधिकार, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 23 to 24 में किया गया है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने तथा दुर्बल वर्गों के शोषण को रोकने के लिए 2 अधिकार शामिल किए गए हैं। इसमें है पहला, मानव के दुर्व्यापार, भीख मांगना तथा बेगार पर प्रतिबंध। इसके तहत मानव व्यापार, भीख मांगना तथा दास प्रथा एवं बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है।
हालांकि ये मानव व्यापार प्रतिबंधित है। आप देखते हैं ना कि जो लड़कियों को ट्रैफिकिंग के लिए ले जाते हैं यहाँ से दिल्ली मुंबई कहीं भी काम के लिए, तो पुलिस उन्हें पकड़ती है और सजा देती है। बेगार पर भी प्रतिबंध है, अर्थात काम के लिए पैसा नहीं देते, बेगार करवाते हैं, उस पर भी प्रतिबंध है। किसी से जबरदस्ती श्रम भी नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध। किसी भी बच्चे को जो कि 14 वर्ष की आयु से कम का है किसी भी कारखाने, खान या किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट अधिकार है आपका वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत में कोई भी राज्य धर्म नहीं होगा, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्र का, भारत का कोई भी अपना एक धर्म नहीं है। यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और सभी को स्वतंत्रता है अपने धर्म को मानने की। इसमें सबसे पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसके तहत किसी भी धर्म को मानने, उनका प्रचार करने, उनके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है और इसी स्वतंत्रता के तहत विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं और अपने जो भी धर्म की मानने की इच्छा हो उसे वो मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26। यह धार्मिक संस्थाओं से संबंधित है, जैसे कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक आयोजन एवं संबंधित संपत्ति नियोजन, स्वामित्व का अधिकार भी शामिल है। जैसे विभिन्न धर्म है तो सभी धर्म अपने संस्थाओं से संबंधित पूजा स्थलों का, संस्थाओं की स्थापना करते हैं, उससे संबंधित संपत्ति खरीद के वहाँ मंदिर बनाना या आश्रम बनाना इत्यादि का कार्य करते हैं। तो ये सब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसी के तहत करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता। इसमें सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अर्थात जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान है उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं में अभिभावक एवं छात्र की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे बहुत सारी शिक्षा संस्थाएं हैं जो कि प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं हैं जिन्हें सरकार से मान्यता प्राप्त है और उन्हें अनुदान भी दिया जाता है। तो ऐसे शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, किंतु अभिभावक एवं छात्र की सहमति होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं ना मिशनरी स्कूल्स में कुछ मिशनरी प्रार्थनाओं और उससे संबंधित कुछ बातों की शिक्षा दी जाती है। उसी तरह से जो डीएवी है तो वहाँ पे वैदिक संस्कृति, यज्ञ, हवन, गायत्री मंत्र इत्यादि की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे कि आप देखेंगे इस्लाम धर्म से संबंधित जो मकतब मदरसे हैं वहाँ अपने धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जा सकती है। उसी तरह से मिशनरी संस्थाएं भी हैं जिसमें जैसे फादर सिस्टर्स इत्यादि बनते हैं, वहाँ भी उन्हें अपने धर्म से संबंधित शिक्षा दी जा सकती है क्योंकि ये धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्थापित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो 5th मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा व संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 29 to 30 में किया गया है। तो कहा जाता है कि भारत विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं तथा संस्कृतियों का देश है, अतः नागरिकों को संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यह अधिकार केवल उन व्यक्तियों को प्राप्त होगा जो भाषा, लिपि या संस्कृति की दृष्टि से अल्पसंख्यक हैं, अर्थात जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के लिए उसका संरक्षण करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार, आर्टिकल 30 और उसका भाग 1 में।
अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं कायम करने और उनका प्रबंध करने का अधिकार होगा। इन शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य विभेद नहीं करेगा। अर्थात जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, उसका सारा मैनेजमेंट वो संभालेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे और इन शिक्षण संस्थाओं को सहायता राज्य द्वारा दी जाती है। राज्य इसमें कोई भी विभेद नहीं करता है। अब जो लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार 6 हैं, अब लास्ट हम पहुंच गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32-35। तो यह अधिकार वास्तव में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में शामिल किया गया है। अभी तक जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा कैसे संभव है? अगर हमारे उन अधिकारों का कोई हनन करेगा तो हम क्या कर सकते हैं? हमें कानून की सहायता लेनी होगी। इसीलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया संविधान में। संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार का राज्य द्वारा यदि उल्लंघन किया जाए तो राज्य के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अर्थात जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर राज्य द्वारा उसका उल्लंघन किया जा रहा है तो व्यक्ति राज्य के खिलाफ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। लेकिन यहाँ एक यह भी स्थिति है जो कि सबको समझना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में नागरिकों को इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अर्थात देश में ऐसा हो कि कोई आपातकालीन स्थिति हो, जैसे दूसरे देशों से युद्ध होता है, तो उस समय इसको स्थगित किया जाता है, परंतु आपातकालीन स्थिति समाप्त होने पर यह अधिकार वापस दे दिया जाता है। अर्थात वो आपातकालीन स्थिति तक ही इस मौलिक अधिकार को स्थगित किया जाता है, उसके बाद वापस लागू हो जाता है। जैसे कि 1962 में चीन के हमले के समय में किया गया था, 1971 में पाकिस्तान के हमले के समय किया गया था और 1975 में घोषित आपातकालीन अवस्था के कुछ प्रतिबंध राष्ट्रीय हित में लगाए गए थे। अब हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। इस प्रकार संविधान में लिखित मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत, बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं। अभी हमने पढ़ा धार्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, व्यक्तिगत सबसे संबंधित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इन अधिकारों को प्रदान करने का उद्देश्य नागरिकों के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करना होता है। किंतु केवल अधिकार देने से ही व्यक्ति का चहुमुखी विकास संभव तो नहीं है, उसे विकास के अवसर देने होते हैं। अवसर जब प्राप्त होगा तभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो सकता है। तब अपने नागरिकों, अर्थात नागरिक क्या है? मानव संसाधन है। तो मानव संसाधन के पूर्ण विकास हेतु राज्य द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जो भी राज्य है वो कैसे विकास करेगा, देश कैसे विकास करेगा? अपने मानव संसाधन के द्वारा, और मानव विकास की आधारशिला शिक्षा है, हम पढ़ते हैं। तो इसलिए राष्ट्र अपने मानव संसाधन के चहुमुखी विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही होता है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, उसके अंतर्निहित गुणों का विकास करना। तो इसलिए व्यक्ति के विकास के लिए, बालक के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। जब व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वह अपने मौलिक अधिकारों को समझेगा। अगर उसका कोई हनन करता है तो उसके लिए कहीं भी अपील कर सकता है। इस तरह से अगर हम देखें तो शिक्षा और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जो मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं उन्हीं की पूर्ति के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती है। तो ये थे मौलिक अधिकार और उसका शिक्षा से संबंध। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कोशिश किया है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स बनाऊं। आशा करती हूँ आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।